हम खाना को अपने माउथ से अंदर लेते हैं और ये खाना माउथ कैविटी में जाता है और माउथ कैविटी होते हुए ये फूड पाइप यानी कि एसोफेगस होते हुए ये हमारे स्टमक में जाता है और ये स्टमक में 4 से 5 घंटे तक ये खाना रखा हुआ रहता है। क्या होता है इस खाने का 4-5 घंटे तक? बिल्कुल ही साइंटिफिक तरीके से आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो आप सबको मेरा नमस्कार, मैं धीरज कुमार। अगर हम इस स्टमक के स्ट्रक्चर की बात करें, इसके शेप की बात करें, ये अंग्रेजी लेटर के जे शेप का होता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और यह पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडर पार्ट होता है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक जो एक टनल बना हुआ है जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उस पूरे कैनाल में जो सबसे वाइडर यानी कि चौड़ा पार्ट होता है ये स्टमक होता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि ये हमारे पूरे बॉडी में कहाँ पे रखा हुआ रहता है, ये होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब ये क्या चीज़ होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो पूरा रीजन होता है ना, जहाँ लंग्स होता है, जहाँ हार्ट होता है, उसको ना थोरैक्स बोलते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ डायफ्राम होता है और उसके बाद जो आपको पूरा जो खाली जगह यानी कि कैविटी मिला ना, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अगर आप इसको 4 पार्ट में बांटोगे ना, यानी कि पहले बीच से कट करना पड़ेगा, फिर ऐसे करके कट करना पड़ेगा, ये 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलेंगे राइट अपर, इसको बोलेंगे लेफ्ट अपर, इसको बोलेंगे राइट लोअर और इसको बोलेंगे लेफ्ट लोअर। तो ये जो स्टमक एग्जैक्टली लोकेटेड होता है ये होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, यानी कि 4 भाग में बांटे इसलिए क्वाड्रेंट, और एब्डोमिनल कैविटी में है इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जैसे कि मैंने बताया ये स्टमक चेस्ट शेप्ड का होता है। तो ये जो गुंबद आकार का आपको दिख रहा है इसको फंडस बोलते हैं। इसको बेसिकली 4 पार्ट में बांटा गया इस स्टमक को। तो पहले वाले पार्ट को जो गुंबद नुमा आकार का है उसको फंडस बोलते हैं। उसके बाद जहाँ पे एसोफेगस ओपन होता है उस एरिया को कार्डियक बोला जाता है और बिल्कुल लास्ट में आ जाइए इस एरिया को पाइलोरिक बोला जाता है, क्योंकि ये जो स्टमक होता है इसका मुंह खुलता है ड्यूडेनम में जाकर के। ड्यूडेनम बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, इसको पाइलोरिक बोलते हैं इस वाले एरिया को। और बीच में जो पूरा एरिया बच गया इसको बॉडी बोलते हैं। इसी बॉडी में रूजी रखा हुआ रहता है। रूजी जो होता है ना बेसिकली कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी देखते होंगे जब आपको भूख लगी होती है, पेट खाली होता है तो बिल्कुल चुभन जैसा महसूस होता है। एक्चुअली ये रूजी ना थोड़ा सा खड़ा हो जाता है जिससे चुभन देता है हमारे पेट को, इसलिए बोलते हैं कि पेट में चुभता है ये। तो यही जो रूजी है ना, एक्चुअली 4-5 घंटे तक इस खाने को रोकने का श्रेय इसी को जाता है। इस खाने को होल्ड करके रखता है ये रूजी। और जहाँ पे एसोफेगस ओपन होता है स्टमक के अंदर, वहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, और जहाँ पे ड्यूडेनम में एंट्री लेना होता है इस स्टमक से ड्यूडेनम में, वहाँ पे स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर बेसिकली इसका काम ये होता है कि जब ये स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करे तो हम नहीं चाहते हैं ये खाना वापस फूड पाइप यानी कि एसोफेगस में जाए, तो ये स्फिंक्टर अपना मुंह क्लोज कर लेता है जिससे खाना इसी स्टमक में रहता है। और नीचे वाला स्फिंक्टर का काम ये होता है जब ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो ये खाना वापस फिर से स्टमक में न चला जाए, इसलिए उसके मुंह यानी कि ओपनिंग को ये क्लोज कर देता है। ये हम स्मूथ मसल्स होता है। स्मूथ मसल्स का मतलब होता है इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप होता है। ये अपने ब्रेन इसको अपने आप सिग्नल भेजता है और उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक काम करता है। ये जो स्फिंक्टर होते हैं ना, जब हमको यूरिन पास करनी होती है, जब हमको फीसेस पास करनी होती है, तो वहाँ भी ये 2 स्फिंक्टर होते हैं, लेकिन एक स्फिंक्टर होते हैं वो स्मूथ मसल्स के होते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि अब हम लोगों को फीसेस पास करनी चाहिए या फिर यूरिन पास करनी चाहिए। लेकिन लास्ट में जो होता है ना कि स्फिंक्टर लगा हुआ रहता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। यही कारण है कि हम कुछ देर तक अपनी फीसेस को यानी कि और यूरिन को भी रोक करके रख सकते हैं ड्यू टू ओनली इस स्फिंक्टर। ये तो समझ में आ गया कि स्फिंक्टर का काम क्या होता है। बेसिकली ये जो स्टमक में जो 2 स्फिंक्टर लगे हुए हैं ना, एक एसोफेगस के ओपनिंग के पास और एक ड्यूडेनम के ओपनिंग के पास, इस जो एसोफेगस के पास जो स्फिंक्टर लगा हुआ है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, और यहाँ पे पाइलोरिक वाला एरिया है इसलिए उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब पेट में ना खाने को पचना है, इसके लिए कुछ एंजाइम की जरूरत होती है, कुछ जूस की जरूरत होती है। इस जूस को बनाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड इसी स्टमक वाले एरिया में होता है। अब ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। ग्लैंड का मतलब ही होता है ये कुछ चीज बनाएगा और उसको सिक्रेट करेगा और रिलीज करेगा। एक्चुअली ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है इसका जो अपर वाला जो एरिया होता है, नेक वाला एरिया जो होता है, उसको बोलते हैं नेक सेल। ये नेक सेल होता है, एक्चुअली ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है। म्यूकस का काम क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। फिर ये जो पेराइटल वाला एरिया होता है यानी कि बगल बगल वाला एरिया, यहाँ पे जो सेल होते हैं इसको बोलते हैं पेराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। एक्चुअली इस जगह से ना HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और कैसल ऑफ इंट्रिंसिक रिलीज होता है। कैसल एक साइंटिस्ट का नाम था तो उन्होंने खोजा था इसलिए इसको बोलते हैं कैसल ऑफ इंट्रिंसिक। एक्चुअली जो कैसल ऑफ इंट्रिंसिक होता है ना, ये विटामिन B12 जब हम अपने खाने के द्वारा लेते हैं ना, तो ये कैसल ऑफ इंट्रिंसिक से ही जुड़ करके अटैच होकर के इस विटामिन B12 को पचाता है। अगर इसकी कमी हो गई तो हमारी बॉडी में विटामिन B12 नहीं पचेगा। अब आप बोलोगे ना पचे, उससे क्या मतलब है, लेकिन विटामिन B12 का बॉडी में हमारा बहुत ज्यादा जरूरत है।
ये जो विटामिन B12 होता है ना, एक्चुअली ये जो आरबीसी का मैचुरेशन करता है, आरबीसी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब हमारे ब्लड में आरबीसी जो होता है 45% कॉन्ट्रीब्यूशन वही करता है। अब जब हमारे बॉडी में आरबीसी का मैचुरेशन यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली ब्लड कम हो जाएगा, और ब्लड कम होने को एनीमिया बोलते हैं। इसलिए तो इसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, इसी विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। अब विटामिन B12 कितना भी खाते रहो, जब ये कैसल ऑफ इंट्रिंसिक नहीं रहेगा तो ये विटामिन B12 उससे जुड़ेगा नहीं, जब जुड़ेगा नहीं तो इसमें आरबीसी का मैचुरेशन होगा नहीं, विटामिन B12 पचेगा नहीं। इसलिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारी बॉडी में विटामिन B12 का होना और इस कैसल ऑफ इंट्रिंसिक का होना। और नीचे में जो होता है एक्चुअली यही चीफ सेल होता है, मेन सेल यही होता है, इसलिए इसको चीफ सेल बोलते हैं। और ये एक्चुअली पेप्सिन भी बनाता है, इसलिए इसको पेप्टिन सेल भी बोला जाता है। एक्चुअली यहाँ से 3 एंजाइम बनते हैं, एक होता है पेप्सिनोजन, एक होता है प्रोरेनिन और एक होता है थोड़ा बहुत लाइपेज बनता है। एक्चुअली जो प्रोरेनिन है और पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोग जाइमोजैन बोलते हैं। एक्चुअली ये जो जाइमोजैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनएक्टिव भी रहता है। एक्चुअली यही HCl आता है तो इसको एक्टिव बनाता है, तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना देता है और प्रोरेनिन से रेनिन बना देता है। पेप्सिनोजन और रेनिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने बताया इसको जाइमोजैन बोलते हैं। इसका इनएक्टिव रहना हमारी बॉडी में जरूरी भी है, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो हर हमेशा तो खाना तो नहीं खाते, हमेशा तो पेट में खाना नहीं रहता। तो इस पेप्सिन का काम ही होता है इस प्रोटीन को पचाना। अगर ये हमेशा एक्टिव रहेगा तो हमारी बॉडी में हर हमेशा तो प्रोटीन रहता नहीं है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है ना उसी को पचाना शुरू कर देगा, भस्मा शुरू हो जाएगा। ये हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन रखा हो उसको खा जाएगा ये, इसलिए हमेशा ये एक्टिव नहीं होता है, ये इनएक्टिव रूप में रखा रहता है। और ये जो HCl आता है इसको एक्टिव करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कुछ तो होना चाहिए बॉडी में जो इसको बोले कि भैया खाना आ गया है अब आप एक्टिव हो जाओ। तो इसके लिए एक होता है गैस्ट्रिन हार्मोन, ये गैस्ट्रिन हार्मोन इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, ये हार्मोन निकलता है और इसको बोलता है कि HCl को बोलता है कि भैया इसको जाकर के बोलो कि रिलीज हो जाए क्योंकि खाना आ गया है। एक्चुअली जो रेनिन होता है ये प्रोरेनिन होता है, पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये रेनिन जो बेसिकली होता है जो हमारा दूध होता है उस दूध में केसिन प्रोटीन होता है और इसी केसिन प्रोटीन की वजह से हमारा दूध पीला होता है। इस केसिन प्रोटीन को पचाने का काम यही रेनिन करता है। इसलिए देखते होंगे जब भी कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो डॉक्टर उसको मना करता है कि आप ना दूध डायरेक्ट नहीं पिया करो। ये जो रेनिन होता है इस दूध को पहले दही में कन्वर्ट करता है फिर इसको पचाता है, तो इसलिए डॉक्टर बोलता है आप डायरेक्ट दही खाना स्टार्ट कर दो। अब देखते होंगे किसी बच्चे को दूध पिलाने के बाद वो करोगे तो बाबू बाबू तो पेट में अगर उसको प्रेशर पड़ा तो उल्टी कर देगा। उल्टी जो करता है दही उल्टी करता है और दही जैसा दिखने में लगता है। एक्चुअली वो रेनिन उसका सही तरीके से काम करता है, उस दूध को वो दही में बदलता है और उसी टाइम पे बाबू बाबू करेंगे बस उल्टी कर देगा, पूरे मुंह पे दही आ जाएगा। एक्चुअली यही रीजन होता है, रेनिन जो पचाता है वो दूध को पचाता है। और ये जो HCl के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये काफी एसिडिक होता है। ये 1.8 इसका pH होता है, यानी कि 7 अगर pH हुआ इससे कम हुआ तो वो एसिड हो जाएगा और 7 से ऊपर हो गया तो वो बेस हो जाएगा। तो ये 1.8 मतलब हाईली एसिडिक होता है। ये इतना एसिडिक होता है कि अगर आप इसके जिस्म पे थोड़ा बूंद HCl का डाल दें तो जिस्म पूरा जल जाएगा। तो आप बोलोगे जिस्म जल जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक रिलीज होता है वो उसके दीवारों को भी तो जला सकता है, वहां पे क्यों नहीं जलाता है? उसका रीजन होता है, मैंने बताया था, म्यूकस। ये जो नेक सेल से निकलता है ये म्यूकस हमारी बॉडी में इस स्टमक के चारों तरफ लटका हुआ रहता है, जिससे ये HCl उस जगह को खराब ना कर पाए, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। तो ये म्यूकस वहां से प्रोटेक्शन देता है। इसलिए बोला जाता है कि ना हमेशा खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि HCl निकलेगा जिससे हम पूरा एसिडिटी हो जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं इनो 6 सेकंड में क्लियर कर देता है। एक्चुअली इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेस होता है। ये अब एसिडिक है, बेस मिला, बेस एसिडिक से मिला, न्यूट्रल हुआ, खाना पच गया। यही तो काम होता है इनो का। इसीलिए खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि HCl कंटिन्यू प्रोड्यूस होता रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के बारे में, फंक्शन ऑफ स्टमक के बारे में कि ये 4-5 घंटे तक इस खाने का क्या होता है, कितना टाइम लगता है, आखिर कौन एंजाइम होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस खाने को पचाने में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।